वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे ही होंगे, है ना। और अपनी क्या है, अपना तो ऐसे जैसे करती रहेगी, है ना। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथेनॉल। एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। इसके पीछे मैंने एथेनॉल का संरचना, व्युत्पन्न, ये सब आपको सिखा रखी है। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज मैं हेडिंग कुछ दिया नहीं हूँ, है ना, ठीक है। तो आपका हेडिंग क्या रहेगा? एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, ठीक है ना, या सिरे से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। क्या है, आज का जो टॉपिक है उसके लिए जगह है वो बहुत सीमित है, इसलिए मैं हेडिंग नहीं दे पाया हूँ। ओके, चलिए चलते हैं एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एथेनॉल को हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल। चलो, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिए, एकदम सिंपल समझ आ जाएगा आपको। कि सबसे पहले पॉइंट करते हैं कि एथेनॉल का उत्पादन किण्वन विधि से किया जाता है। किण्वन मतलब क्या होता है? मतलब किसी बड़े पदार्थ को किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटी छोटी भागों में तोड़ना। यह सीधी बात, एकदम सिंपल प्रक्रिया में बताऊं तो आपको कि एक कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को सड़ाना, गलाना, सीधी बात, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल भाषा में। तो इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। और किण्वन शर्करा के जो जटिल अणु है ना, उसको छोटे छोटे अणु में विभक्त करना। ये किण्वन एक ही प्रकार का होता है, कई पदार्थ में हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जो जटिल अणु है उसको छोटे छोटे अणु में विभक्त करना, उसको हम लोग बोलते हैं किण्वन। ओके। और किण्वन के बहुत सारे और अलग अलग तरीके से परिभाषा बताते हैं, लेकिन यहाँ पर किण्वन हमारा मेन पॉइंट नहीं, इसलिए मैंने नॉर्मल किण्वन को बता रखा है आपको, ठीक है। चलिए, एथेनॉल का उत्पादन किण्वन विधि से किया जाता है। और किण्वन के लिए कोई ना कोई सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ती है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो एथेनॉल का उत्पादन किण्वन विधि से किया जाता है। इसके लिए सीरा का उपयोग किया जाता है। धमनी और सीरा वाला सीरा नहीं है, ये चाशनी वाला सीरा है, गन्ने के रस से निकलता है ना। तो एथेनॉल का उत्पादन, एथेनॉल मतलब सीधी बात बताता हूँ कि जो एल्कोहल है ना, जो शराब है ना, उसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। वैसे यूट्यूब में ये बोलना अलाउ नहीं है, लेकिन ओके, एल्कोहल से की जाती है। तो एथेनॉल का उत्पादन किण्वन विधि से किया जाता है। एल्कोहल बोल देंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। एथेनॉल का उत्पादन किण्वन विधि से किया जाता है। इसके लिए सीरा का उपयोग किया जाता है। ये सीरा का उपयोग किया जाता है ना। अब सीरा क्या है देखिए, तो सीरा गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात, जो गन्ने हैं उसमें शक्कर के क्रिस्टल होते हैं ना, शुगर, शक्कर नहीं कहते इसको, शुगर कहेंगे, दोनों को सेम ही है, शक्कर शुगर सेम है, ठीक है ना। तो सीरा क्या है? तो गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात बचे पीले गाढ़े रंग के चाशनी जैसा द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं, या सीरा कहलाता है। वही सीरा है, ठीक है ना। मतलब जो गन्ने के रस से जो शक्कर के अणु है ना, उसको निकालेंगे, क्रिस्टल बोल सकते हैं, शक्कर के क्रिस्टल, उसको निकालेंगे ना, उसका जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बचा रहेगा, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है? सीरा कहलाता है। क्लियर? तो गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात जो बचा हुआ पीले गाढ़े रंग के चाशनी जैसा द्रव होता है, वह सीरा कहलाता है। ठीक, चलिए अब हमारा प्रक्रिया शुरू होता है। यहाँ से हम लोग करते क्या है देखिए। सर्वप्रथम सीरे में पानी की कुछ मात्रा डालकर उसे तनु किया जाता है। ओके, चलो शुरू करते हैं। फिर ये मैंने एक पात्र बना दी, ठीक है, छोटा सा पात्र है, नन्हा सा, ठीक। इसमें हमने डाल दिया सीरा, ठीक है, और डाल दिया इसमें पानी, है ना। तो सर्वप्रथम सीरे में पानी की कुछ मात्रा डालकर उसे तनु किया जाता है। क्लियर? अब इस विलयन में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अब इस विलयन में क्या मिलाया जाता है? अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। इसको इसी विलयन में डाल सकते हैं, या तो हम लोग जब इसको किण्वन कक्ष में डालेंगे उसी टाइम मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सर्वप्रथम सिरे में पानी की कुछ मात्रा डालकर उससे तनु कर दिया जाता है। अब इस विलयन में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। ये यीस्ट की वृद्धि में सहायक है। मतलब जो अमोनियम सल्फेट है ना, ये अभी यीस्ट नहीं मिला है हम लोग अभी, लेकिन आगे यीस्ट मिलाएंगे तो ये यीस्ट की वृद्धि, यीस्ट क्या है? एक प्रकार से फफूंद है, एक प्रकार से कवक कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, तो इस विलयन में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। ये यीस्ट की वृद्धि में सहायक है ना। हो गया, इसमें अमोनियम सल्फेट भी मिला दिए, क्लियर।
ओके, अब क्या होता है कि उक्त विलयन में, इस विलयन में फिर से उक्त विलयन में थोड़ी मात्रा में H2SO4 भी मिला दिया जाता है प्लस, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, उक्त विलयन में थोड़ी मात्रा में H2SO4 मिलाया जाता है, ठीक है ना। ये भी ईस्ट की वृद्धि में सहायक है। ओके, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ईस्ट की वृद्धि में सहायक है। ओके, साथ ही साथ सहायक है वह ये विलयन के अन्य जीवाणुओं को नष्ट करता है। मतलब इस विलयन में और कुछ अन्य बहुत सारे और जीवाणु होते हैं ना, उस सब जीवाणु को क्या करने का कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। समझ आ गया होगा कि सर्वप्रथम सीरे में पानी की कुछ मात्रा डालते हैं, सीरा और पानी लिख दिया यहाँ पर मैंने, इसमें डाल दिया, तो इस सीरा है उसमें क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, ठीक है ना। अब इस विलयन में अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। ये ईस्ट की वृद्धि में सहायक है, अमोनियम सल्फेट ईस्ट की वृद्धि में सहायक है। उक्त विलयन में, इसी विलयन में फिर से थोड़ी मात्रा में हम लोग डालते हैं, H2SO4 मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला सकते हैं, और ये भी ईस्ट की वृद्धि में सहायक है, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है, ईस्ट की वृद्धि में सहायक है। साथ ही साथ ये विलयन में उपस्थित अन्य जीवाणुओं को नष्ट करता है, ईस्ट को नहीं नष्ट करता ना, अन्य जीवाणु ईस्ट को नष्ट करता है। क्लियर हो गया। अब यही पूरा मिश्रण बन गया, किसका मिश्रण बन गया, सीरा, पानी, अमोनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे विलयन, इस पूरे के पूरे, है ना, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक बना देता हूं मैं। जी, ठीक है, यहाँ तो सिंपल बन गया, आपको समझ आ गया होगा, ठीक। हाँ, यहाँ तक आए थे हम लोग, कहाँ तक, जीवाणु को नष्ट करता है। उपरोक्त मिश्रण को किण्वन कक्षा में भर कर, चलिए ये पूरे के पूरे भाग को हम लोग कौन सी कक्षा में, किण्वन कक्षा में। तो यहाँ से हम लोग ऐसे चित्र बना देते हैं, यहाँ से ये आ जाता है किण्वन कक्षा में, ठीक, क्लियर। ये सब का मिश्रण है वो कहाँ आता है, किण्वन कक्षा में, ठीक। उपरोक्त मिश्रण को किण्वन कक्ष में भरकर 5% ईस्ट डालकर, चलिए ईस्ट भी डाल देते हैं, पाँच प्रतिशत क्या डाल देते हैं इसमें, ईस्ट डाल देते हैं यहाँ से, ये ईस्ट लिख देना है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, इसका तो पूरा नली नहीं बना, इसको पूरा बंद नहीं करना है, यहाँ पर खुला रखना है, ठीक है ना, पूरा बंद नहीं करना है इसको, यहाँ पर बंद कर दिया हमें, खुला रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे जाएगा। ओके, उपरोक्त मिश्रण में, ये जो पूरा मिश्रण है, उपरोक्त मिश्रण में, मिश्रण को किण्वन कक्ष में भरकर 5% ईस्ट डालकर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु की अनुपस्थिति में 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। मतलब यहाँ का जो ताप है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा कक्ष बोलते हैं, किण्वन कक्ष कहते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। सर्वप्रथम सिरे में पानी की कुछ मात्रा डालते हैं, डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या है, इस विलयन में अमोनियम सल्फेट डाल दिए, ये भी डाल दिए, ईस्ट की वृद्धि को सहायक है अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। उक्त विलयन थोड़ी मात्रा में H2SO4 भी डाल दिए हैं, ये भी ईस्ट की वृद्धि में सहायक है, और ये विलयन है अन्य जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। उपरोक्त मिश्रण को किण्वन कक्ष में भरकर 5% ईस्ट डालकर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति में 2-3 दिन के लिए रख देते हैं, ठीक है। कितने दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, है ना। किण्वन तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे गलना, एक प्रकार से किसी भी पदार्थ का गलना धीरे धीरे होता है ना, इधर 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। ईस्ट एक प्रकार का कवक है या फफूद है, अब शुरू में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, जिसमें इन्वर्टेज, जाइमेज आदि एंजाइम होते हैं। इससे जस्ट पीछे मैं एंजाइम का परिभाषा बताऊंगा, है ना। ये सब एंजाइम है, जाइमेज, इन्वर्टेज, है ना। तो यीस्ट एक प्रकार का कवक या फफूद है जिसमें इन्वर्टेज, जाइमेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। इन्वर्टेज सीरा में उपस्थित सुक्रोज को
जो सिरा है, ये जो सिरा है, इस सिरे में इसको यहाँ पर डालें ना किण्वन कक्षा में, और किण्वन कक्षा में किसको डालें, ईस्ट को भी डालें क्या। तो ईस्ट में उपस्थित कौन, ईस्ट में उपस्थित जो इन्वर्टेज है, तो इन्वर्टेज सिरा में उपस्थित, इन्वर्टेज है वहाँ सिरा में उपस्थित, इन्वर्टेज किस में उपस्थित है ना, इन्वर्टेज किस में उपस्थित है, ये ईस्ट में उपस्थित है, ठीक है ना। तो इन्वर्टेज है वहाँ सिरा में उपस्थित सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, ठीक है ना। एक तो यही ये जो इन्वर्टेज जो सिरा है ना, और जो सिरा यहाँ पर सिरा है, उस सिरा में उपस्थित जो सुक्रोज है, उस सुक्रोज को वो बदल देता है किसके किसके में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। इसका सूत्र देख लेते हैं थोड़ा से, यहाँ पर देखिए है ना, ये है अपने पास सुक्रोज। मैंने क्या बोला है ऊपर में, ये बोला है कि जो सुक्रोज है उस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। तो C12H22O11 प्लस H2O जल की उपस्थिति में कौन, इन्वर्टेज ना, इन्वर्टेज सब बोलते हैं, इन्वर्टेज बोलते हैं, जहाज का जा भी बोलते हैं। तो ये 12 है क्या, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, और एक प्रकार से फ्रक्टोज का सूत्र भी यही है, C6H12O6 फ्रक्टोज, ठीक। तो यही आपको क्लियर कर लेना है कि जो सुक्रोज है वो इन्वर्टेज है, सुक्रोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में, और किस में, फ्रक्टोज में बदल देता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि इन्वर्टेज सिरा में उपस्थित सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, ठीक है ना। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जाइमेज की उपस्थिति में, अब ग्लूकोज बन गया ना, और क्या बन गया, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, उस फ्रक्टोज से जाइमेज की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल प्राप्त होता है। अब जो ग्लूकोज बन गया यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, या दोनों से नहीं हो सकता है, ठीक है। ये ग्लूकोज फ्रक्टोज है, इसको किसकी उपस्थिति में, जाइमेज की उपस्थिति में, जाइमेज की उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या बनता है, ये बन जाता है आपका एथेनॉल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल कहते हैं इसको, ठीक है ना। प्लस CO2 की क्या होती है, मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है। इसको हम लोग डबल करेंगे तो 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 कार्बन हो गया, और इधर 1 कार्बन क्या, यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो 6 कार्बन इधर हो गया, 6 कार्बन इधर हो गया, ओके। तो इस तरह से ये बन गया, इसका नाम C2H5OH लिखा है ना, यहाँ पर अच्छा लिख देना, C2H5OH, ये एल्कोहल है, ठीक, एथेनॉल है, एथेनॉल भी कहेंगे तो भी लिखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। एथिल एल्कोहल बोलेंगे, एथिल एल्कोहल बोलेंगे, एल्कोहल तो भी ठीक है, और एल्कोहल बस बोल देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, इस तरह से देखिए, क्लियर हो गया आपका। अब इस तरह से हमारे पास किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल प्राप्त होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जाइमेज की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से CO2 गैस निकल जाती है, निर्गम नली बोलते हैं इसको, निर्गम नली, ओके। इस यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा से कि इस विधि में तेज बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है, जिसे निर्गम नली से बाहर कर दिया जाता है, इस तरह से। अब जो प्राप्त हमारा जो किण्वन कक्ष है वहाँ पर जो सिरा प्राप्त शुद्ध नहीं होता है ना, उसको प्रभाजी आसवन, इसका मैं डिटेल तो नहीं लिखा हूँ और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप क्या करेंगे, कल चित्र में दर्शा दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्राप्त, ठीक है ना, हमको जो प्राप्त एल्कोहल है ना, उसको प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन 9वीं में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रभाजक स्तंभ, प्रभाजक स्तंभ, ठीक है, प्रभाजक स्तंभ। ये मैंने यहाँ से भाप निकलता है। यहाँ पर क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार के स्तंभ हैं,
ये ठीक है। इस चित्र में आप लिखना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ तब भी से। सिरे से इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, ठीक, यहाँ से है ना। अब यहाँ से जो मिलता है इसको प्रभाज्य आस्थान में डाला जाता है। तो प्रभाज्य आस्थान का जो नियम है बहुत ही पेचीदा है ना, आप जानते होंगे। जैसे कि मैं थोड़ा समझाता हूँ, ज़्यादा नहीं, अगर नहीं समझ आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ डालते हैं ना, ये जो प्राप्त होता है वो एकदम शुद्ध नहीं होता है, ठीक है ना। इसे यहाँ पर डालते हैं तो इसमें अलग अलग टेम्परेचर होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 400 ऐसे। नवीं में ज़्यादा मैं अच्छा समझा चुका हूँ इसको, है ना। तो किसी पदार्थ को डालते हैं तो पदार्थ बहुत सारे मिश्रण होते हैं, क्या होते हैं, मिश्रण। तो जिसका जो भाप बनने का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 जने कोई समान है, ठीक है। थोड़ा समझना ध्यान से, 5 जने इस मिश्रण में, 5 जने कोई समान। एक का जो गलनांक है, क्वथनांक है, ठीक है, भाप बनना है, वो 100 डिग्री सेल्सियस में बन जाता है। दूसरा बनता है 200 डिग्री सेल्सियस में, तीसरा बनता है 300 डिग्री सेल्सियस में, चौथा बनता है 400 डिग्री सेल्सियस में, और पाँचवा बनता है 500 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। अब इतना मैं उदाहरण समझा रहा हूँ, एकदम समझना है ना, कि यहाँ पर जो पदार्थ हम लोग डाले हैं वो पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस में, इसमें से एक पदार्थ है 100 डिग्री सेल्सियस में भाप बन जाती है, दूसरा है 200 डिग्री सेल्सियस में भाप बन जाती है, तीसरा है 300 डिग्री सेल्सियस में भाप बन जाती है, और चौथा है वो 400 डिग्री सेल्सियस में भाप बन जाती है, पाँचवा है वो 500 डिग्री सेल्सियस में भाप बन जाती है, ठीक है ना। तो मान लो जाए, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि एल्कोहल, ऐसा होता नहीं है, मान लो जाए, माना कि एल्कोहल है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है, वाष्प बनता है, ठीक। तो यहाँ पर एल्कोहल बस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे अशुद्धियाँ हैं, ठीक है ना। अशुद्धिया का नाम मैं देता हूँ, A B C और D। ये जो, इसको क्यों छोड़ दिया हूँ, क्योंकि ये कौन है, एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल के साथ साथ कौन है, A B C D सब जने हैं इसमें, है ना, ठीक है। तब मैंने सबसे पहले इसमें ताप दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मान लो जाए कितना दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप दिया ना, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस वाले हैं ना, वो सबसे पहले भाप बनेगा। तो कौन है इसमें 100 डिग्री सेल्सियस वाले, ए है ना। तो ए है, तो इसमें से ए भाप भरकर निकल जाएगा कोई ना कोई जगह पर। यहाँ पर अलग अलग स्तंभ होता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्तंभ ये है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में यह निकल जाएगा, है ना। तो ये ए वाला जो अशुद्ध है वो बाहर हो गया कंप्लीट, ठीक। अब मैं इस यंत्र का ताप बढ़ाता हूँ, कितना, 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस में जो भाप बनता है वो बनेगा, और 200 डिग्री सेल्सियस वाले भाप वाले केंद्र से निकल जाएगा वापस। तो ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा, अगर इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 300 डिग्री सेल्सियस, है ना। ऐसे 300 डिग्री सेल्सियस में कुछ, मतलब मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ना, ठीक है ना, इस ताप को, क्योंकि इसका ताप वो उस पदार्थ के आधार पर दिया जाता है। मैं अपने हिसाब से इसको ना अलग से डिग्री सेल्सियस बता रहा हूँ, इतना बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है ना, ओके। ये बहुत ज़्यादा है, ये मेरे हिसाब से बता रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है ना, ओके। तो उसके बाद मैंने 300 डिग्री सेल्सियस ताप कर दिया, और 300 डिग्री सेल्सियस कितना है, एल्कोहल का है मान लो जाए, है ना। तो एल्कोहल उसी स्थिति में क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वाष्प, क्या बन जाएगा, वाष्प, ठीक है। वाष्प बनेगा यहाँ से, ठीक है, और 90% हमको क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक। चलो आगे और बढ़ा देता हूँ, ये एल्कोहल भी निकल गया। अब क्या बचा, अशुद्धियाँ 400-500 डिग्री से। तो इसको, और हमको जब एल्कोहल प्राप्त हो गया तो आगे और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 400-500 डिग्री में जो बचा हुआ है इसको इधर से निकाल दीजिए, ख़त्म, ठीक। इस तरह से एल्कोहल प्राप्त हो गया अपने को, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, एल्कोहल के गुणधर्म हम चलते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एंजाइम के बारे में कुछ बताऊँगा करके, ठीक है ना। देखिए एंजाइम क्या है। एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, किंतु अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि ये अभिकारक है, ठीक, और यहाँ पर ये उत्पाद है, तो इसमें किसको डालेंगे हम लोग, एंजाइम को डालेंगे। इस अभिक्रिया में जाएगा लेकिन उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, है ना। कहा जाए उससे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं, लेकिन उस अभिक्रिया को क्या कर देगा, तीव्र कर देगा या तो धीमी कर देगा, ठीक है ना। ये गुण है किसका, एंजाइम का। मतलब किस क्रिया को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए एंजाइम का यूज़ किया जाता है, अधिकतर बढ़ाने के लिए कर देते हैं ना। तो एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, किंतु अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को जैव उत्प्रेरक या
एंजाइम या विकर या प्रकीर्णव कहते हैं। प्रकीर्णव आए, विकर आए, एंजाइम आए, उत्प्रेरक है, सब जन सेम है ना, अलग अलग नाम नहीं है, ठीक है, नाम अलग अलग लेकिन व्यक्ति सब सेम है। तो एंजाइम, अब ये व्यक्ति नहीं ना, एंजाइम है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया एंजाइम। चलिए हम लोग चलते हैं एल्कोहल के गुणधर्म। हमारा मेन पॉइंट तो ये है ना, अभी एल्कोहल पढ़ रहे हैं ना हम लोग। चलिए, तो एथेनॉल का अति सक्रिय धातुओं सोडियम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम एथॉक्साइड बनता है तथा H2 गैस मुक्त होती है। पहला गुण नॉर्मल रासायनिक गुण, ठीक है ना। ये दो C2H5OH है, अपने पास एल्कोहल है, इसको सोडियम के साथ क्रिया करवा देते हैं। सोडियम कौन से आने वाले हैं, प्लस आने वाले हैं, ठीक है ना। OH कौन सा आने वाले हैं, माइनस आने वाले हैं। यहाँ पर OH है ना, यहाँ पर OH हाइड्रोक्साइड माइनस आने वाले हैं और ये प्लस आने वाले हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम के साथ क्रिया करता है, इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है, तो एक हाइड्रोजन निकल जाता है और मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। H2 गैस मुक्त हो जाती है, तो क्या बनता है, ये C2H5O, ये ऑक्सीजन है ही, और साथ में कौन जुड़ जाता है, नाइट्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन है, माइनस आने वाले हैं, ठीक है ना, माइनस आने वाले, और सोडियम कौन से आने हैं, प्लस आने वाले, माइनस और प्लस क्लियर करता है, ठीक है ना। तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, ठीक। और क्या निकल जाता है बाहर, यहाँ पर हाइड्रोजन था ना, वो बाहर निकल गया यहाँ पर किसके रूप में, H2 गैस के रूप में, ठीक है ना। ये एल्कोहल का नॉर्मल गुण था। अब सबसे मेन पॉइंट में चलते हैं, एल्कोहल का निर्जलीकरण को समझाइए। एल्कोहल का निर्जलीकरण जो लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली में एल्कोहल का गुण ही है वो, ठीक है ना, लेकिन उसको अलग अलग बताया गया है। एल्कोहल का निर्जलीकरण अलग क्वेश्चन में भी आ सकता है ना, कि एल्कोहल का निर्जलीकरण को समझाइए करके, या एल्कोहल का गुण को समझाइए करके, ठीक है। एल्कोहल का गुण बताएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अलग से नाम से आता है एल्कोहल का निर्जलीकरण करके तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। चलिए, एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, है ना, 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है और समीपस्थ कार्बन को हाइड्रोजन तथा OH हाइड्रोक्साइड क्रियात्मक समूह समीपस्थ कार्बन का, ठीक है ना, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड क्रियात्मक समूह आपस में जुड़कर जल बनाते हैं। ये आपको समझ नहीं आएगा, पहले देखो ध्यान से। एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक, ये सांद्र H2SO4, ठीक, सांद्र H2SO4 है ना, की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप, यहाँ पर लिख दो 443 केल्विन ताप, ठीक है, या तो ऐसे मंदिर बना दो, समझ आ जाएगा, है ना। ताप पर गर्म किया जाता है और, है ना, गर्म किया जाता है ना, और समीपस्थ कार्बन का, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों समीपस्थ कार्बन है ना, ठीक है ना। तो समीपस्थ कार्बन का हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, तथा हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है, क्रियात्मक समूह, हाइड्रोक्साइड क्रियात्मक समूह है ना एक, ठीक है, OH क्रियात्मक समूह है। तो समीपस्थ कार्बन का हाइड्रोजन तथा OH क्रियात्मक समूह आपस में जुड़कर, आपस में क्या हो गया, जुड़ के यहाँ पर जुड़ गया, जल बनाते हैं। इस प्रकार एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्किन बनता है। एल्किन एक समूह होता है, एल्केन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं 9वीं में, एल्केन, उसका आता है एल्किन, उसका आता है एल्काइन। ये सब पढ़ना है तो आप 9वीं क्लास के वीडियो में जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो हाइड्रोजन निकल गया ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो मतलब क्या बन गया, जल बन गया। अब बचा क्या, 2 कार्बन बचा, क्या 2 कार्बन बचा, और कितने हाइड्रोजन बचा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बचा। लेकिन कार्बन की जो बॉन्डों की संख्या 4 होती है ना, 1 2 3 ही बॉन्ड है अपने पास, एक बॉन्ड तो निकल गया यहाँ से हाइड्रोजन के साथ, OH के साथ भी बॉन्ड निकल गया, ठीक। तो 3 बॉन्ड हो गया ना, तो हम लोग डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इसलिए बन जाता है डबल बॉन्ड, ठीक। तो इसका नाम है एथिन, ये एल्किन समूह है। एल्किन में कैसे लिखते हैं, मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। एल्केन में क्या लिखते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। एल्काइन में क्या बोलते हैं, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, मेथेन, मेथिन, मेथाइन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एन जुड़ता है, एन, इसमें क्या जुड़ता है, मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इसमें क्या जुड़ता है, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ऐसे जुड़ता है, ठीक। एल्कोहल का निर्जलीकरण। आगे हम चलते हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का मिलना, सीधी बात है ना। एल्कोहल का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, यहाँ पर और लिख देना, यहाँ पर एल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, प्रबल ऑक्सीकारक, कोई भी ऑक्सीकारक होना चाहिए, प्रबल ऑक्सीकारक ना, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है बस। एल्कोहल का प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ऑक्सीकारक,
ऑक्सीकारक कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक आध का ऑक्सीकारक को आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, बहुत सारे ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक। ये इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। इसका क्या नाम है? CH3 है क्या? ये मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल है, ठीक। C2H5OH ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकारक होते हैं ये CH3 COOH प्लस H2 बनता है, एथेनॉइक अम्ल बनता है, एथेनॉइक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और एथेनॉइक अम्ल के आधार पर आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, हम लोग अभी एल्केनॉइक अम्ल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्केनॉइक। वो एल्केनॉइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एल्केनॉइक में हमारे पास बहुत सारा ऐसा होता है कि हमको दिक्कत हो जाएगी कि ये COOH क्या है? एल्कोनॉइक से संबंधित है ये, ठीक है ना। तो ये एक कार्बन है, 2 कार्बन है अपने पास, तो इधर भी 2 कार्बन है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन 5 है क्या अपने पास? ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन 5 और 1 6 है ना अपने पास। कितना है? 6। तो यहाँ पर 3, ये 4, 3 और 1 4, 4 2 6, ठीक। OH देखते हैं तो O हमारे पास 1 है। अब ये O डबल डबल कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ पर कौन था? ऑक्सीकारक था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीकारक ही है, ठीक है ना। इस ऑक्सीकारक की उपस्थिति के कारण क्या बन गया? एथेनॉइक अम्ल बन गया। यहाँ पर क्या गया? ये एथेनॉइक है ना, 2 कार्बन तो एथेनॉइक और 1 कार्बन है क्या है? तो मेथेनॉइक। इसको हम लोग ना फार्मिक अम्ल भी कहते हैं ना, याद रखिएगा। HCOOH को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, इसको मेथेनॉइक कहते हैं, लेकिन ये फार्मिक अम्ल है, ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं। एल्कोहल का उपयोग, सबसे पहला उपयोग तो हमारे ज्ञानी लोग करते हैं पीने के लिए। चलो तो एल्कोहल के उपयोग में चलते हैं। एल्कोहल में कई पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग पेंट, वार्निश आदि के विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक। मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल है ना, का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस होता है और यह ज्वलनशील होता है, अतः इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आगे एथेनॉल मेथेनॉल की तुलना में कम हानिकारक होता है, इसलिए अधिकतर देशों में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाया जाता है और स्प्रिट लैम्प में भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। स्प्रिट लैम्प हमारे स्कूल में देखना, ठीक। चौथा था आपका एथेनॉल। एथेनॉल का हिमांक तथा गलनांक 114 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका उपयोग कम ताप वाले थर्मामीटर में किया जाता है। यह आसानी से तथा एक सार रूप में फैलाने वाला रंगहीन द्रव है। इसमें लाल रंग का रंजक मिलाया जाता है ताकि तापक्रम को आसानी से पढ़ा जा सके। इसको लिखना नहीं है, 2-3 लिख देना चल जाएगा, ठीक है। चलो एक आता बताता हूँ। एथेनॉल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में निर्जमीकृतकरण के रूप में कहते हैं, जर्म को मारने के लिए, सीधी बात है ना। ग्लाइकान और ग्लिसरॉल भी एक प्रकार के एल्कोहल ही है। ये एल्कोहल साबुन, दवाई और कार के रेडिएटर में प्रशीतक के रूप में उपयोगी है। हाउ